गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग रेक्टिफायर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जिसमें स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में ही हमने आपको उस टाइम पे जब स्टार्टिंग वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन जो है वो कुछ स्टेप से, यानी कि सबसे पहले हम रेक्टिफायर से उसको रेक्टिफिकेशन करने के बाद फिल्टर्स यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन यूज करते हैं और देन हमें जो एप्रोप्रिएट एसी जो है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टिफिकेशन का जो चैप्टर था उसमें हम फर्स्ट स्टेप यानी कि रेक्टिफायर्स को पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फिल्टर्स के बारे में कि फिल्टर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से फिल्टर्स हमारे जो कोर्स में है उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं फिल्टर्स को शुरू करने से पहले एक बार उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि सबसे पहले एक वर्ड आता है स्मूथिंग। अब स्मूथिंग क्या है कि हमने आपको शुरू से अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो एसी है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय द रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफायर्स हमने पढ़े तो उसमें क्या होता है कि हमें अल्टरनेटिंग कंपोनेंट जो है वो पल्सेटिंग आउटपुट की फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक डायरेक्शन तो है, यूनिडायरेक्शनल तो मिलता है लेकिन वो पल्सेटिंग होता है, यानी कि वो रेगुलर उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम जब इस पल्सेटिंग आउटपुट करंट में से उस पोर्शन को हटा दें, ठीक है, जो अल्टरनेटिव कंपोनेंट है उसको हम रिमूव कर दें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मूथिंग। ठीक है, वहीं पर फिल्टर्स, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स स्मूथिंग प्रोसेस को करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम फिल्टर्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज फॉर स्मूथिंग आर कॉल्ड द फिल्टर्स। ठीक है, स्मूथिंग की प्रोसेस को करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम यूज कर रहे हैं उनको हम फिल्टर कहते हैं। अब ये जो फिल्टर्स होते हैं ये मेनली किस किस से मिलके बने होते हैं? एक तो इंडक्टेंस कॉइल एल और कैपेसिटर्स यानी कि एल और सी, इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं। अब जैसे कि आपके जो सिलेबस में मेन फिल्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शंट कैपेसिटर, एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस थी जो यहाँ पर हमने आपको दी। अब हम शुरू करते हैं कि शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या होते हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम जो है वो आपको दिखाया हुआ है हमने, तो उसमें देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्मूथिंग के लिए एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है यहाँ पर, उसके पैरेलल में हम लोड को ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नल हमारे पास लोड जहां पर हमें आउटपुट लेना होता है उसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और ये फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हाफ वेव के टाइम पे हमें पता है कि अल्टरनेटिवली यानी कि बीच में एक छूट जाता है, एक सर्किल हाफ साइकिल छूटता है, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये इस तरीके से जो सॉलिड लाइंस दिख रही हैं इसके द्वारा हमें शंट कैपेसिटर फिल्टर का आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से देखिए ये हमारे पास इस तरीके से फुल वेव में भी मिलेगा। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसके लिए T इज इक्वल टू 1/f होता है, वहीं यहाँ पर T इज इक्वल टू 2/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे जो है कि इसमें इसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ें कि इसमें होता क्या है कि जब यहाँ से प्राइमरी जो कॉइल है उससे इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो उसके कारण क्या होता है कि आरएल में करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पर जो करंट हमें मिल रही है वो अल्टरनेटिव है, यानी कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव एंड सेकेंड हाफ में नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डायोड जो होगा फर्स्ट हाफ के लिए फॉरवर्ड बायस, सेकेंड हाफ के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट है वो तो आरएल में से जाएंगे, लेकिन वहीं जो एसी कंपोनेंट है उसका अल्टरनेटिव कंपोनेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को फॉलो नहीं करते। तो जैसे ही वो एसी कंपोनेंट यहां पर जाएगा तो वो क्या करेगा, इसकी चार्जिंग करेगा।
कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम पहले ही 12th क्लास में पढ़ के आते हैं, तो चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब वो डायोड रिवर्स बायस में होगा, जब डायोड रिवर्स बायस में होना शुरू हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में मैं आपको बताऊं कि देखिए ये जो चार्जिंग की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, तो चार्जिंग की प्रोसेस होने के बाद ही उसमें क्या होगा कि एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी स्टोर हुई, मैक्सिमम ईएम तक उसका पोटेंशियल पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जो हमारे पास डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आरएल में पोटेंशियल की वैल्यू कम होने लगेगी तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है, और डिस्चार्जिंग होने के साथ ही क्या होगा कि जो यहाँ से इसको करंट फ्लो नहीं हो रही है वो हमें यहाँ से होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे इस तरीके से स्लोप मिलता है, ठीक है। फिर अगेन वही टाइम इंटरवल बाद फिर चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी, जिसकी वजह से हमें आउटपुट जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर एक वोल्टेज मिलता चला जाता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा मैथमेटिकल पढ़ लें, तो इसमें क्या है कि जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पर उसका जो पोटेंशियल है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास पीक था ईएम, तो ईएम के साथ वो एक्सपोनेंशियली कम होता है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो कैपेसिटर्स है, कंडेंसर है, उसमें 30 समय के बाद 30 सेकेंड के बाद जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिया है। अब हमने अभी अभी आपको बताया कि जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना रह गया, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो C है यानी कि कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको हम इस तरीके से लेते हैं कि जो उसका रिएक्टेंस है यानी कि प्रवेश्यता जो है उसकी वैल्यू एक्स C की वैल्यू बहुत कम हो जाती है RL के कंपैरेटिव, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव कंपोनेंट है वो RL में से ना जा करके किस में से जाता है, कैपेसिटर में से जाता है, ठीक है। अब RLC बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में जो देखने की बात है वो ये है कि V जो वोल्टेज है वो टू टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी टाइम इंटरवल, यदि हम मान लीजिए ये जो टाइम इंटरवल हमने स्मॉल टी लिया है, यदि हम कैपिटल टी ले लें इसे, ठीक है। कैपिटल टी हमारे जो सर्किल है उसके टाइम इंटरवल के बराबर है, तो हम उस प्रोसेस में जो रिचार्जिंग होगी उसमें जो टाइम इंटरवल है तो उसमें उसका वोल्टेज क्या होगा कि यहाँ पर कैपिटल टी कर दे हम टी की जगह, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है, अब देखिए हमें क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज जब चार्जिंग है जब तो ये मैक्सिमम वैल्यू ईएम, और जो उसका टाइम इंटरवल है कैपिटल टी, डिस्चार्जिंग जब होगी तो उसमें मिनिमम जो हमारे पास वोल्टेज मिलेगी वो हमें इतनी मिलेगी, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारी इन दो पॉइंट्स के बीच में ही फ्लक्चुएट करती रहेगी, जैसा कि आपको डायग्राम में हम दिखा भी रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। अब इस समझने के लिए कि अब ये जो आउटपुट फ्लक्चुएटिंग जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसको हम मान सकते हैं मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज और अल्टरनेटिव वोल्टेज। अब डायरेक्ट वोल्टेज का पोर्शन क्या होगा इसमें कि ईडीसी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखिए 2 का फैक्टर हमने लिया है, आधा इसमें लिया है आधा इसमें, इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारे पास डीसी कंपोनेंट, और इसी में ही अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज कंपोनेंट है जिसकी पीक वैल्यू होगी इस ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, रिपल वोल्टेज है, वो इस तरीके से आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो जो मिक्सचर है तो उसमें डायरेक्ट वोल्टेज हमने वापस से इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा दिखा दिया है, और जो अल्टरनेटिव पोर्शन था उसमें रिपल वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा दिखा दी है, ठीक है।
अब जो हमने आउटपुट वोल्टेज हमें इसमें मिल रहा है वो लगभग जो है वो शॉर्ट टूथ वोल्टेज के बराबर है। शॉर्ट टूथ वोल्टेज क्या होता है कि जिसमें हमारे पास इस तरीके से पीक्स मिलते चले जाते हैं। ये जो है ये शॉर्ट टूथ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो किसी भी समय टी पर अगर हम बात करें रिपेल वोल्टेज की कि किसी भी समय टी स्मॉल टी के बाद जो मैक्सिमम चार्जिंग होगी तो उसमें क्या होगा हमारे पास, यहां पर देखिए कि इस वाले कंपोनेंट में इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें से जब हम माइनस फर्स्ट वाले EMT अपॉन में RLC करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। यानी डिफरेंस है एक तरीके से ये मैक्सिमम चार्जिंग और ये किसी भी समय टी पर। तो ये हमें क्या बता रहा है कि रिलेशन है बिटवीन द वेरिएशन ऑफ रिपेल वोल्टेज और टाइम, यानी कि समय के साथ जो रिपेल वोल्टेज है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है उसको ये इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा हमने दिखा दिया है। अब हम बताएंगे कि RMS वैल्यू ऑफ रिपेल वोल्टेज क्या है। RMS वैल्यू जो कि हमें पता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रिपेल वोल्टेज है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट अंडर रूट ले रहे हैं, फिर मीन और किसका, स्क्वायर का। तो यहां से ई की वैल्यू जो है वो हमने पिछली इक्वेशन नंबर 5 में जो रखी थी निकाली है उसको हमने यूज किया है। इसके बाद हमने इसका इंट्रीकल कर दिया, सिंपल इंट्रीगेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स जो है वो 0 to t हमने यहाँ पर ली है। और इसके बाद हमारे पास जो RMS वैल्यू जिसको कि हमने आपको पहले रेक्टिफायर्स के टाइम पे भी बताया था कि RMS वैल्यू जो है वो EDC AC को रिप्रेजेंट करती है। EAC EDC हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, ये EAC हमने निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, रिपेल फैक्टर निकालना है। अब रिपेल फैक्टर क्या होता है कि हमें पता है R इज इक्वल टू EAC बाय EDC। तो ये हमारे पास हमने अभी अभी RMS वैल्यू से EAC की वैल्यू निकाल ली है। यहां पर हमने 1 अपॉन EDC की वैल्यू हमने रख दी है और जिसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाती है। और जब हम RLC इज वेरी ग्रेटर देन टी हम रखते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेकंड टर्म है यहाँ पर ये t/2 वाली टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास रिपेल फैक्टर है वो इस तरीके से t/2 अंडर रूट 3 RLC इक्वेशन नंबर 7 से दिखाया हुआ है वो हमें प्राप्त हो जाता है कि हम किसी भी R और LC की वैल्यूज के लिए रिपेल फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की जिसमें कि t इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसकी है, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो यहां पर जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 हमें मिल जाता है। अब देखिए कि यहां पर जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जब हमने रिपेल फैक्टर पहले निकाला था कुछ लेक्चर पहले तो वो बहुत ज्यादा आया था, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो रिपेल फैक्टर है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारा जो रिपेल फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है आफ्टर यूजिंग फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर्स को यूज करने के बाद वही वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं उनका रिपेल फैक्टर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और जो ये रिपेल फैक्टर है ये F, RL और C इन तीनों के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जैसा कि इक्वेशन नंबर 9 में और 8 में दिखाया हुआ है। तो यदि हम इन वैल्यूज को बढ़ाएं, R की वैल्यू को बढ़ाएं, RL की वैल्यू बढ़ाएं, F की वैल्यू को या C की वैल्यू को, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो F की वैल्यू है वो और भी ज्यादा रिपेल फैक्टर की वैल्यू और भी ज्यादा कम होती चली जाएगी। यदि हम लोड रेजिस्टेंस की बात करें, यदि हम उसको इतना ले लें इनफाइनाइट के लगभग ले लें तो आर की वैल्यू जो है रिपेल फैक्टर की वो लगभग 0 हो जाती है। ठीक है, और इस स्थिति में हमारे पास जो पीक वैल्यू ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज है वो सीधा सीधा मिल जाएगा हमें EM के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो EDC थी, यहां पर देखिए जो नेक्स्ट टर्म है कि EDC जो हमारे पास था वो EM माइनस है। अब RL को अगर हम इनफाइनाइट लेंगे तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से EDC इज इक्वल टू EM हो जाएगी जो पीक वैल्यू को शो करती है।
ठीक है। अब एडीसी का जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ था उससे ही हमने लिया है, यहाँ पर हमने इसको सिर्फ रीअरेंज किया है। अब जो ये रीअरेंज करने के बाद ये जो टर्म है ईएम माइनस ईडीसी, ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज रेगुलेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी हम जब वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं तो ये टर्म वहां पर काम आती है। तो देखिए ये जो टर्म है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही एफ आर एल और सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम इनकी वैल्यूज बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिपेल फैक्टर कम होगा, साथ में ही जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी हमारा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये था शंट कैपेसिटर रिएक्ट फिल्टर्स के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।